गोरी चिट्टी थी। किंजल और प्रिया दोनों सगी बहनें थी, लेकिन दोनों की सूरत में जमीन आसमान का फर्क था। किंजल जहां सूरज की तरह चमकती हुई गोरी चिट्टी थी, तो वहीं प्रियंका रात की तरह काली। वो दोनों एक साथ स्कूल जाने लगी। जहां स्कूल में सब गोरी बहन को पसंद करते, तो वहीं प्रियंका को कुछ ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, और तभी से प्रियंका के मन में किंजल के लिए नफरत पैदा हो गई। एक दिन, ये तुमने क्या किया प्रियंका? इतना महंगा खिलौना तोड़ दिया। माँ, इसने जानबूझकर नहीं किया, वो तो हम खेल रहे थे तो गलती से इसके हाथ से छूट गया। ये सुनकर उनकी माँ रमा घबरा जाती है और किंजल को इधर उधर देखने लगती है। जरा इधर तो दिखाओ, क्या हुआ मम्मी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आ गई। इतनी सुंदर लड़की के चेहरे पर कहीं दाग पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ, मुझे नहीं, प्रियंका को चोट लगी है। प्रियंका के पैर में कांच लगा है, वो देखो। ओफो, कितनी बार कहा है जरा संभल कर काम किया करो। एक तो शक्ल अच्छी नहीं, ऊपर से जो बचा कुचा भुलिया है वो भी खराब कर लेती हो। फिर उसकी माँ वो कांच निकाल कर उसकी पट्टी कर देती है, साथ ही उसके खूब डांट भी लगाती है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। बहन, बहुत दर्द हो रहा होगा ना? तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी सब लोग तुम्हें ही प्यार करते हैं, चाहे स्कूल में हो या घर में। कौन हमारे बारे में क्या बोलता है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तू मेरी बहन है तो मुझे तेरी तो फिक्र होगी ही। लेकिन प्रियंका मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। किंजल अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्रियंका हमेशा उसके गोरेपन से चिढ़ती थी। ऐसे ही समय बीतता है और अब दोनों बहनें कॉलेज में चली जाती हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद तो प्रियंका को और भी ज्यादा ये एहसास होता है कि काला होना कितना बड़ा जुर्म है। कॉलेज में कोई भी काली प्रियंका को अपना दोस्त नहीं बनाता, और ये बात किंजल अच्छे से जानती थी, और इसीलिए वो ज्यादातर समय प्रियंका के साथ ही रहती। क्यों तुम हर समय मेरे सर पर सवार रहती हो? मैं जानती हूँ कि तुम दिखावा करती हो कि तुम्हें मेरी फिक्र है, जबकि तुम मनी मन खुश होती हो कि तुम बहुत सुंदर हो। तुम बचपन से लेकर आज तक मुझे गलत समझती आई हो। मैं तो इसलिए तुम्हारे साथ रहती हूँ कि तुम्हें कभी भी अकेला ना लगे। ओह, थैंक्स मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। कृपया अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालो, अब हटो मेरे रास्ते से। प्रियंका गुस्से में वहां से निकल जाती है। तभी उसकी टक्कर कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के निखिल से होती है। ओह, आई एम सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। कहीं आपको चोट तो नहीं आई? उसकी मधुर आवाज जब प्रियंका के कानों में पड़ी तो उसने उसकी ओर देखा। अब ऐसे क्या देख रही हैं? कहीं चोट तो नहीं आई आपको? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी, मेरी गलती थी। मैं अचानक से भागती हुई आई और टकरा गई। कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। निखिल तो वहां से चला गया, लेकिन प्रियंका अभी भी उसे निहारती रही। उसके कहे हुए शब्द अभी भी उसके दिलो दिमाग पर छा रहे थे, क्योंकि पहली बार किसी ने प्रियंका के प्रति इतनी घृणा नहीं दिखाई और उसकी तारीफ भी की। अब जब भी उसे निखिल दिखाई पड़ता, वो उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन वो किंजल और निखिल को एक साथ कैंटीन में मुस्कुराकर बात करते हुए देख लेती है। ये देख प्रियंका गुस्से में घर आ जाती है। छुट्टी के समय किंजल उसे हर जगह देखती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। जब वो घर आती है, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुम अच्छे से जानती हो हम साथ में घर आते हैं, फिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पता है, मैं पागलों की तरह सारे कॉलेज में तुम्हें ढूंढती रही। वो सब छोड़ो, ये बताओ तुम निखिल को जानती हो? हाँ, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, वैसे तुम हमेशा कहती थी ना कि तुम मुझे बहुत प्यार करती हो, तो तुम क्या मेरे लिए निखिल को मना सकती हो और उससे मेरी शादी करवा सकती हो? ये सुनकर किंजल हैरान रह जाती है, लेकिन वो अपने प्यार की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाती है। वो किसी तरह निखिल को इस शादी के लिए मना लेती है। सबकी रजामंदी से दोनों के परिवार वाले उनकी शादी तय कर देते हैं। फिर एक रोज, क्या बात है किंजल, तुम मेरी शादी से खुश तो हो ना? मैं देख रही हूँ जब से मेरी शादी फिक्स हुई है तुम उदास रहती हो। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों उदास रहूंगी? निखिल बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हें पता है उसे मेरी आवाज बहुत पसंद है, और वो औरों की तरह मेरे रंग को लेकर मुझे जज भी नहीं करते। मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ मेरी बहन। ऐसे ही उनकी शादी का दिन भी आ जाता है और प्रियंका की शादी निखिल से हो जाती है। फेरे होने के बाद किंजल अकेले में निखिल से बात करते हुए, निखिल तुम हमेशा प्रियंका का ध्यान रखना, उसे खूब प्यार देना, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम जानती हो ना किंजल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और तुम्हारे कहने पर ही मैंने उससे शादी की है। अपनी बहन के लिए तुमने अपने प्यार की कुर्बानी दी है। ये बात प्रियंका सुन लेती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो जाकर किंजल को गले से लगा लेती है। ये पहली बार था जब उसने किंजल को गले लगाया था। प्रियंका किंजल से माफी मांगती है और उससे कहती है, तूने अपनी बहन के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दी, तुझसे ज्यादा प्यार मुझे कौन कर सकता है? तूने अपने प्यार की कुर्बानी दी है ना, तो मैं अपनी बहन के लिए सिंदूर नहीं बांट सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि इस मंडप में एक शादी और होगी,
निखिल और किंजल की। पहले भी हम दोनों साथ थी और शादी के बाद भी हम दोनों साथ ही रहेंगी। फिर निखिल और सबकी रजामंदी से प्रियंका निखिल और किंजल की शादी भी करवा दी थी। अब दोनों बहनें निखिल के साथ खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं। क्या फायदा है हमारी इतनी बड़ी टीम का? हम सब मिलकर एक चोर को नहीं पकड़ पा रहे। अब सर हम कोशिश कर रहे हैं। क्या खाक कोशिश कर रहे हो? पिछले 2 महीने से उस चोर ने सबकी नींद उड़ा रखी है। मीडिया ने धज्जियां उड़ा दी हैं पूरे डिपार्टमेंट की। मैं समझ गया हूं ये केस तुम सबके बस से बाहर है, इसीलिए मैंने अनिकेत को बुलाया है। ये हैं एसपी विमल शर्मा, जो शहर में आए दिन हो रही चोरियों को लेकर बहुत परेशान थे, जिसे पकड़ने का जिम्मा अब वो अपने सबसे काबिल और होनहार इंस्पेक्टर अनिकेत को देने वाले थे। अब मैं आई कम इन सर? आओ अनिकेत, तुम्हें पता तो चल ही गया होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है। बस अनिकेत, अब तुमसे ही उम्मीद है। अब सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब इस चोर को सलाखों के पीछे पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करता हूं इस केस को सॉल्व करने से पहले चैन से नहीं बैठूंगा मैं। इतना कहकर इंस्पेक्टर अनिकेत ने एसपी विमल शर्मा को सल्यूट किया और फिर केस की फाइल लेकर सीधे अपने घर पहुंच गया। घर जाते ही अनिकेत ने उस फाइल को बहुत बारीकी से पढ़ना शुरू कर दिया। उस फाइल में अब तक हुई चोरियों की सारी डिटेल्स मौजूद थी, लेकिन सबूत के नाम पर उस फाइल में कुछ भी नहीं था। अबे यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। इससे कैसे मैं उस चोर तक पहुंचूंगा? लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। एसपी सर से वादा कर दिया है मैंने। अब ये केस मेरी इज्जत का सवाल है। पूरी रात अनिकेत उस फाइल में दिमाग लगाता रहा और फिर अगली सुबह वो एसपी विमल शर्मा के सामने खड़ा था। अनिकेत, प्लान तो बहुत शानदार है, पर ध्यान रहे जरा सी भी गड़बड़ हुई तो डिपार्टमेंट की बची खुची इज्जत भी चली जाएगी। सर भरोसा रखिए, आई कैन डू इट। ओके देन गो अहेड। प्लान के मुताबिक ठीक 1 हफ्ते बाद अनिकेत ने शहर के एक बड़े म्यूजियम में हीरों से जड़ा एक क्राउन रखवाया। मीडिया के जरिए ये खबर फैला दी गई कि वो बेशकीमती क्राउन बस 1 दिन के लिए ही शहर के म्यूजियम में रखा गया है। म्यूजियम के चारों तरफ पुलिस का कड़ा पहरा था, जबकि अनिकेत खुद वहां एक आम इंसान बनकर घूम रहा था। तभी अचानक उसे क्राउन के पास कुछ चहल पहल दिखाई दी, तो वो खुद भी क्राउन के पास जा पहुंचा और फिर एक्सक्यूज मी। अनिकेत को उस लड़की पर शक था, क्योंकि उसने अनिकेत को अनसुना कर दिया था। तभी अनिकेत उस लड़की के सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन वो लड़की भी तुरंत भीड़ का फायदा उठाकर वहां से गायब हो गई। अनिकेत ने पलटकर देखा तो क्राउन वहां से गायब था। अनिकेत को उस लड़की के चेहरे की हल्की झलक मिल गई थी, जो उसके दिमाग में छप चुकी थी। उसने फौरन उस लड़की को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी म्यूजियम के बाहर जाते हुए एक बार फिर अनिकेत को वो लड़की दिखी। अनिकेत उसी के पीछे लग गया और फिर कुछ ही देर के बाद वो एक तंग सी गली के पुराने से घर के बाहर खड़ा था। अनिकेत ने दरवाजा खटखटाया तो घर के अंदर से एक लड़की ही बाहर आई। जी बताइए। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो वो लड़की नहीं है। उसका रंग तो दबा हुआ सा था, लेकिन ये तो एकदम गोरी है। लेकिन वो आई तो इस तरफ ही थी। अब आई एम इंस्पेक्टर अनिकेत। मैं बस ये बताने आया था कि एक खूंखार अपराधी जेल से भाग गया है, तो आप बस अपना ख्याल रखिएगा। जी ठीक है, शुक्रिया। और कुछ? नहीं, वैसे घर में कोई और भी है? जी नहीं, फिलहाल तो कोई नहीं है। मैं अकेली ही यहाँ रहती हूँ। आप चाहें तो अंदर आकर तसल्ली कर सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, थैंक यू। अब मैं चलता हूँ। अनिकेत बहुत हैरान और परेशान था। चौंकाने वाली बात ये थी कि उस गोरी लड़की को लेकर भी अनिकेत को कुछ शक हो रहा था, लेकिन इस शक की बुनियाद उसे नहीं मिल रही थी। और ठीक उसी वक्त घर के अंदर, मुझे लगता है उस इंस्पेक्टर को शक हो गया है। अब हमें कुछ दिन शांत रहना होगा, वरना गड़बड़ हो सकती है। वो इंस्पेक्टर बहुत शातिर लग रहा था मुझे। माया ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, तभी अंधेरे कमरे से वही काली लड़की सामने आई जिसे अनिकेत ने म्यूजियम में देखा था। ये दोनों लड़कियां दिखने में हूबहू एक जैसी थीं। बस उनमें फर्क था तो सिर्फ रंग का। दरअसल ये दोनों जुड़वा बहनें थीं, काया और माया, और अनिकेत को इन्हीं की तलाश थी। कितने इंस्पेक्टर आए और चले भी गए, लेकिन काया की माया को आज तक कोई नहीं समझ पाया। बहना, तुम फिक्र मत करो, ये इंस्पेक्टर भी थक हार कर वापस लौट जाएगा। पीछे भागेगा काली काया के और सामने पाएगा गोरी माया को। हमें पकड़ सके इतना दम किसी में नहीं। फिलहाल तो हमें ये सोचना है कि इस क्राउन में लगे हीरों को कैसे निकालना है। माया और काया ही वो चोर थीं जिनकी तलाश में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जुड़ा हुआ था। वो अपनी जुड़वा होने के साथ साथ काली और गोरी होने का भी भरपूर फायदा उठा रही थी। लेकिन इस बार उनसे एक गलती हो गई। उन्होंने ये मान लिया कि अनिकेत वहां से जा चुका है।
जबकि ऐसा था नहीं। तुम तो। मैं कहीं नहीं गया था। ये तुम्हारी काली बहन जिस चोर दरवाजे से अंदर घुसी थी, मैं भी उसी से अंदर आया और यहाँ की पूरी पिक्चर मैंने देख भी ली और अपने इस फोन में रिकॉर्ड भी कर ली है। अब भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि बाहर पूरी पुलिस फोर्स खड़ी है तुम्हारे स्वागत के लिए। माया और काया फंस चुकी थी। अनिकेत उन्हें हथकड़ी पहनाने के लिए आगे बढ़ा तो काया ने उसकी तरफ चोरी किया हुआ क्राउन बढ़ाया, जिसे देखकर अनिकेत ने कहा, इसे तुम ही रख लो। जेल में दोनों बहनें बारी बारी पहनती रहना, दोनों का अच्छा टाइम पास हो जाएगा वहां। अनिकेत की बात सुनकर दोनों बहनों ने क्राउन को ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि उस क्राउन में लगे हीरे तो असल में नकली थे। ये देखकर दोनों जुड़वा बहनों को अपनी बेवकूफी पर गुस्सा भी आया और अनिकेत के तेज दिमाग पर हैरानी भी।